चल दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा वेक्टर्स के अबाउट बात कर दे। वेक्टर्स मैंने कहा जो आपकी तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके अबाउट बात की थी। मैंने कहा था लेंथ, मास, टाइम, ऐसी तमाम सारी चीजें और भी फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, या लास्ट ईयर जो आपने पढ़ी है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, और भी हमने कहा फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, पावर, समझ आता है। इन तमाम सारी क्वांटिटीज को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जिन दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, दो पार्ट के मैंने कहा था या तो ये कहलाते हैं स्केलर्स और या फिर कहलाते हैं वेक्टर्स। और इसलिए एक बार रिपीट कर दिया है ताकि बेसिक कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर अप रहे। और बस अब की बार शॉर्ट में बताते आते हैं। स्केलर्स मैंने कहा था कौन से होंगे। स्केलर्स वो होंगे जिनमें आपका मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, बट आपका कोई भी स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगा। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज वो कहलाएंगी जिनमें आप देखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका एक वेल स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी मौजूद होगा। फिर एक आध कॉमन एग्जांपल दिए थे जिसमें मैंने कहा था मास। मास आप लेते हैं कुछ भी, मैंने क्या ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था कि आप आलू खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं 5 किलो 10 किलो जो भी आप लेते हैं, इसमें आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते कि भैया 5 kg नॉर्थ, ईस्ट, साउथ आप या डाउन। टाइम जब आप बताते हैं, टाइम मान चले हम सपोज करें लेट इट बी 540, अगर टाइम 540 है देन यू हैव नॉट टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ दिस टाइम। आप कहीं स्पेसिफाई नहीं करते दैट इट इज 540 नॉर्थवर्ड, ईस्टवर्ड और साउथवर्ड। that means the time is a scalar quantity which don't require any direction आप require उसमें करते ही नहीं। next thing, what are the vector quantities? Vector quantities are those in which the magnitude, that means the numerical value, as well as a specified direction is required. एग्जांपल मैंने आपको दिया था फोर्स। फोर्स में जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था गेम ऑफ कैरम। कैरम में मैंने आपसे कहा था कैरम इज द गेम इन विच द फोर्स इज अप्लाइड बाय योर फिंगर, बट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट फोर्स इज अप्लाइड इन विच डायरेक्शन। एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको उसका डिजायर्ड रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर ऐसा है तो आप देखिएगा फोर्स वेक्टर क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया ये भी रिक्वायर्ड है। फिर मैंने आपसे एक छोटी चीज बताई थी कि जो भी आपके वेक्टर क्वांटिटीज है व्हेनेवर यू आर डिनोटिंग देम, आप उनको डिनोट करते हैं। जैसे ये लिखा है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। जो आप एनसीईआरटी का इस चैप्टर का जो मोशन इन प्लेन का चैप्टर है उसमें शुरुआत में आपका वेक्टर अलजेब्रा दिया हुआ है। जब आप वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक को पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि वो लिखते हैं कि वो इस किताब में एनसीईआरटी क्या करेगी, वो वेक्टर्स को लिखती है विद बोल्ड लेटर्स। और इसने कहा किताबें पढ़ा करो, अपने आप लिखेगा उसमें लिखा मिलेगा आपको। ये क्या मिलेगा कि आपका बोल्ड लेटर से वेक्टर वी या वेक्टर यू या वेक्टर एक्स लिखेंगे। लेकिन उन्होंने खुद बुक ने कहा है कि प्रैक्टिकल में जो आप हैंड राइटिंग में होते हैं तो बोल्ड लिखना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। दैट्स व्हाई a vector quantity is denoted with a sign of arrow above the head of the quantity। खोपड़ी के ऊपर उसकी हम एक एरो का निशान लगा देते हैं। तो ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, एंड इट इज वेक्टर 5, सो दैट इज द डिनोशन ऑफ द वेक्टर। नाउ वन मोर थिंग इज देयर। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस स्किप किए मैंने, उनको मैं एक साथ फिर बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप मेन कंटेंट पे जाए। जब इस पर गए थे तो मैंने कहा था आपका टॉपिक था वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा की साइंस या मैथ्स। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि अगर आप वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, which is also known as the रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वर्ड हमने इसलिए लिया था यहाँ पर बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द एडिशन। कल जो मैंने एग्जांपल दिया था मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मुझे याद है मैंने एग्जांपल लास्ट टर्न पे दिया था वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4। मैंने कहा था 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, दैट्स व्हाई वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 ये आपका कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी वेक्टर 7। बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, एंड मैनी अदर वैल्यूज आर आल्सो पॉसिबल। इसका इलस्ट्रेशन हमने किया था कि अगर वेक्टर 3 और वेक्टर 4 एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल 7 होगा, लेकिन अगर आप ये परपेंडिकुलर ले लेंगे तो इनका टोटल जो है वो 5 होगा। और इसी को
फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमने दो लॉज लिए थे, और दो लॉज जो लिए थे वेक्टर एडिशन के या रिजल्टेंट के, उनको मैं याद दिलाता हूँ। किसी को याद है, हमने फर्स्ट लॉ लिया था ट्रायंगल्स। सही कह रहे हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल। आपकी बात बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ ट्रायंगल में आपसे रिपीट करता हूँ, दो लाइनों में फिर से आराम से चलेंगे। ये आपसे कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर दिए हैं, आपसे कहा जाता है इन दो वेक्टर्स का आप टोटल निकालें। मैंने मान लिया ये ए है और ये सपोज कर दिया बी है, आपको इनका टोटल निकालना है। वो जानना चाहता है, कोई आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 60 डिग्री के एंगल पे मुड़ के 6 किलोमीटर और आगे गया, भैया टोटल कितना गया? तो रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स मतलब वेक्टर क्वांटिटीज, इन वेक्टर क्वांटिटीज का टोटल 3 और 4 साथ नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो कैसे आप निकालते हैं? ये कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर क्वांटिटीज, जगह साफ इसलिए शब्दों के साथ रुक जाऊंगा, are represented by two consecutive sides of a triangle. These two given vectors are represented by two consecutive sides of a triangle. आगे आपको सावधान करता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब यह है कि इनकी वैल्यू, माइक म्यूट करें, कोई पूछ रहा है अगर कुछ तो मैं रुक जाता हूँ। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नहीं, ठीक। चल तो फिर एक नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो मैंने कहा था। मैं आपसे कहता लॉ ऑफ ट्रायंगल आपसे क्या कहता है कि अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, 60 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री जो भी है उसी को हम ऑप्ट करेंगे। और अगर उसी को लेते हुए जाते हैं तो फिर आप ध्यान देखें क्या कहता है, इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, then the resultant is expressed by the third closing side. रिजल्टेंट आपका ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, रिजल्टेंट एक्सप्रेस किया जाता है बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड। ये जो साइड है अगर आप देखेंगे, ये वेक्टर अगर मैं लिखूं तो ये वेक्टर है R is equals to a plus b। और इसमें खास बात और बताई थी, और वो बात ही बताई थी इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर अगर आप देखेंगे ये जा रहा है, यानी ऐसा होके ऐसा लौटना चाहिए था, बट ये साइड आपकी कहाँ जाएगी? अब ये हो गया आपका वेक्टर। थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, हर आदमी को क्लियर कर देकर थोड़ा मोटा कर रहा हूँ, तो डबल लाइन आप खींचते नहीं, तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया, हम कह रहे हैं और थोड़ा बड़ा कर दूं, ये तो दिखाया भी सबको। ये जो आपका वेक्टर रेड मैंने बना दिया है, ये आपका वेक्टर r इज इक्वल टू कितना हो गया? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये आ गया आपका इनका रिजल्टेंट। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछें, किसी को कोई शंका हो फुर्ती से पूछें, बताएं बाल को। कोई शंका? नो सर। नहीं, ठीक। और रजनीश जी, रजनीश क्लास में ज्वाइन कर लिया? रजनीश लेफ्ट हो गया सर। है? चलो कोई बात नहीं। चले, हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था जैसे आप जाएंगे r इज इक्वल टू a प्लस b, इसमें कोई डाउट तो नहीं था किसी को? मुझे बता दो पहले तो। दूसरा ध्यान देखना, एक एक्सटेंशन इसी नहीं था, बस एक इसी का एक्सटेंशन लिया था, वो याद दिला देता हूँ। एक्सटेंशन मैंने लिया था कि भैया अगर दो वेक्टर्स का टोटल तीसरी साइड हो रही है, बस इसी बात को आगे प्रोसीड कर दो। 3 का टोटल चौथा होगा, 4 का टोटल पांचवा होगा, 5 का टोटल छठवां होगा। इस चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर इस चीज को आप आगे बढ़ा ले जाते हैं, क्या हुआ?
तो फिर क्या होगा, ध्यान देखना, ये ट्रायंगल लॉ के बजाय ये कहलाने लगता है आपके लिए पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ये 3 4 5 6 7 18 या 32 कितनी भी साइड्स हो, तो ये क्या कह रहा है, ये आपसे कहेगा अगर आपके पास तमाम सारे वेक्टर्स हो, मैं तमाम सारे वेक्टर्स के बना देता हूँ। और लॉ यही रहेगा, ये केवल लैंग्वेज में अंतर इतना, इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, ये कहेगा इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब नंबर ऑफ में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है फिर नंबर ऑफ वेक्टर्स, और नंबर ऑफ वेक्टर्स को जब आप जाते हैं तो सुविधा के लिए लिख देता हूँ, मान चले वेक्टर ए, ये मैंने सपोज कर लिया बी, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ सी एंड लेट इट बी डी। तो इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, जैसे इसमें ले रहे थे बाई साइड्स, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए, यहाँ ट्राइंगल कह रहा था, यहाँ मैं कह दूंगा पॉलीगन, क्योंकि अब पॉलीगन में पेंटा हेक्सा कोई भी हो सकता है, जितनी साइड्स होंगी, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इसमें हमने कहा था थर्ड क्लोजिंग साइड। अभी यहाँ मुझे गिनती नहीं मालूम, चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है, छठवीं हो सकती है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में उसके लिए भी वर्ड है, वो कहता है फाइनल क्लोजिंग साइड, जो भी फाइनल हो, छठवीं 12वीं 13वीं कोई सी हो सकती है, जो भी आपकी क्लोजिंग साइड है। ये क्लोजिंग साइड और मोटी कर देता हूँ, साफ नजर आने में, लाल पेन भी, ये क्लोजिंग साइड आप देखेंगे क्या बता रही है, रिजल्टेंट। और सबसे खास बात, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो फिर लगेगा, आप कैसे जा रहे हो, इधर इधर ऊपर, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इसका ऑर्डर कैसा होगा, अपोजिट, खत्म। और ये हो गया आपका, अगर आप देखेंगे तो ये जो इस समय चीज आपके सामने बनी है, ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। इतना कार्यक्रम हमने लास्ट टर्न का रिवाइज कर दिया, ये आपको एक बार मेरा मानना है मोटे तौर पर समझ में आ जाते हैं। अब हम एक ऐसा लॉ लेते हैं, ये जो लॉज हैं ध्यान देखेंगे, ये लॉज जनरली ग्राफिकल कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे ग्राफिकल क्यों कहलाते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इन लॉज में आप देखेंगे, अगर ये लॉ है तो इस लॉ को निकालने का एक ही तरीका है कि आप क्या करें, वो जो हम कल बात कर रहे थे सेंटीमीटर और वो कंपास लेके बैठे, 5 सेंटीमीटर इधर, 30 डिग्री पे इधर, फिर मान लो 60 डिग्री पे उधर, 120 पे, जो भी एंगल दिया उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाए, लास्ट इसकी लाइन नाप लें तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको याद होगा, लास्ट राउंड में था, आप इसको फिगरेटिव निकालते हैं, फिगरेटिव निकालते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये ग्राफिकल मेथड तो समझ में आ रहा होगा, टफ पड़ता है और लेंदी हो जाता है, लाइनें खींचो अलग अलग, फिर उन लाइनों में अगर थोड़ी बहुत कहीं से गलती हो गई 2-4 डिग्री की या 1-8 सेंटीमीटर की, तो इधर का उधर आंसर हो जाता है। इसलिए ध्यान देखना। अब हम बात करते हैं, हम जिस मेथड की बात करेंगे वो मेथड कौन सा होगा, एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड का मतलब तो मालूम है, एनालिसिस करेंगे हम, जिसमें कैलकुलेशंस करेंगे। एनालिटिकल मेथड के तौर पे जो आप सवाल करते हैं वो आपका तीसरा लॉ आता है, और तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आए बहुत ध्यान से देखें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक बार मैं आपको समझाता हूँ। इस लॉ को चूंकि हम आगे भविष्य में लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे हैं, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ, ध्यान देखना, ये फिर वही कहेगा, इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, मान के चले मेरे पास ये दो गिवन वेक्टर्स हैं, मैं सुविधा के लिए यहाँ बना देता हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, पिछली बार की तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनसे मैंने पिछली बार ट्रायंगल बनाया था, अब की बार मैं इनकी हेल्प से पैरेललोग्राम बनाऊंगा। इनको एडिशन कैसे करूंगा ये मैं दिखाता हूँ। ये आपसे कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो वही लाइन है, साइड्स ऑफ दिस एंड दैट बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ध्यान रखना काय से दिखाना है अपने को, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से हमें दिखाने हैं वेक्टर्स। अगर आप एडजेसेंट साइड्स से इन वेक्टर्स को दिखाएंगे
तो चलो पहले मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। ये मैंने मान लिया वेक्टर ए है, थोड़ा बड़ा कर दिया, समझते हैं बड़ा कैसे होगा, तो आप समझाने के लिए ताकि आपको बिल्कुल साफ फिगर नजर आए। और ये दिख रहा होगा, ये हो गया दूसरा वेक्टर। अब ये दोनों क्या हो गई हैं, ये होनी चाहिए एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट माने मालूम है बगल बगल की साइड। अब इनकी हेल्प से आप पहले एक पैरेललोग्राम तैयार कर लें। पहले तो मुझे ऐसा बताएं, क्या आपको आधा लॉ दिखने लगता है या नहीं? Two given vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. ये सभी को नजर आ रहा है? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. तो फिर एक सवाल आया, रिजल्टेंट कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो रिजल्टेंट बताता हूँ। रिजल्टेंट आप एक्सप्रेस करते हैं डायगोनल से, यानी इसका रिजल्टेंट काय से एक्सप्रेस किया जाएगा? डायगोनल से। जब आप ये पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगी। इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि हर बार रिमेंबर कराएगा, अपने हिसाब से उल्टा सीधा मत बना देना, वैल्यू और डायरेक्शन का ध्यान रखना। देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, इज एक्सप्रेस्ड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब डायगोनल ऑफ दी पैरेललोग्राम की बात करोगे तो फिर एक संकट आ जाएगा। तुम्हें मालूम है पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, तो कौन से डायगोनल से रिप्रेजेंट करूं? तो ये कहता है डायगोनल जो पास होता है, ध्यान देखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। हम उस डायगोनल को लेंगे जो कहां से पास हो रहा होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये देख रहे होंगे दोनों डायगोनल, ये रहा इनका पॉइंट ऑफ, दोनों वेक्टर, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा अपना डायगोनल। और जैसे ही डायगोनल मिल गया तो यही आपका है वेक्टर आर। आर मतलब समझ में आ रहा है रिजल्टेंट। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट को मैं आर से लिख देता हूं। ये आपका ए था और ये आपका बी था। तो पहली बात तो देखें क्या लॉ आपको समझ में आ रहा है। मैं इस फिगर पे एक बार फिर से लॉ दिखाता हूँ। मेन पॉइंट वैसे मैंने लिखे हुए हैं। लॉ ये कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर, ये दोनों गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम in magnitude and direction, then their resultant is expressed by that diagonal of the parallelogram. आदमी कहेगा which diagonal? So the answer is there, represented by that diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection, जो कि आपके point of intersection से पास होता है। तो पहले तो बताएं क्या ये लॉ समझ में आता है या इसमें कोई डाउट है? मुझे बोले। कोई डाउट हो किसी को तो बोल दे। सर एक बार और समझा दो सर। बताएं कहाँ दिक्कत है, पहले ऐसा बताएं, उसको मैं और स्पेशली उस पर अटेंशन दूंगा। सर ये आप थोड़ा लैंग्वेज से समझा दो, आप इजी लैंग्वेज से। नहीं, लैंग्वेज तो सबसे इजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बताओ, मैंने कहा ये इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, दीज आर द गिवन वेक्टर्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब इसको सिंपल इसमें कहाँ वर्ड लाओगे? साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ही कहलाएंगी। कहाँ दिक्कत आ रही है? कौन से वर्ड में मुझे बताओ, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आ रहा, उसको बताओ। ठीक है सर। वर्ड बताना जिसका मीनिंग नहीं आ रहा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सबसे सिंपल लैंग्वेज मैंने ये ली है, किताब की लैंग्वेज नहीं ली। मैंने कहा ये कोई भी दो गिवन वेक्टर्स हैं, इनको आप काय से रिप्रेजेंट करोगे? जैसे हम पहले कह रहे थे साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल या पॉलीगॉन, अब मैं कह रहा हूँ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। शेप को आप पैरेललोग्राम ही कहते हैं। रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? तो आप वही कहते थे रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये पिछले दो लॉज में भी लैंग्वेज थी, रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय। अंतर ये, वहां आप कहते थे क्लोजिंग साइड, यहाँ आप कह रहे हैं रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय डायगोनल। केवल यहाँ मैंने कहा था एक क्वेश्चन जो बाद में, अभी तो नहीं होता, अभी तो हम सामने बता रहे हैं, तो अभी
कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभार आदमी आया पूछता है, सर आप डायगोनल कह रहे थे ये वाला कि ये वाला, ये तो आपने बताया ही नहीं कौन सा वाला, हम तो ये वाला लेंगे। लेकिन लॉ इसके लिए भी जगह नहीं छोड़ता। लॉ कहता है रिप्रेजेंटेड बाय दैट डायगोनल, और दैट डायगोनल का हिंदी अनुवाद समझ में आ रहा है, उस डायगोनल से दिखाया जाता है। कौन सा डायगोनल, विच डायगोनल, अपने आप पूछोगे। दैट डायगोनल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा हो। और सिंपल हिंदी में अगर थोड़ा बहुत हिंदी कर दोगे तो भी यही होगा। देखिए जो आपके गिवन वेक्टर है उनको आप साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाए, रिजल्टेंट डायगोनल से मिलेगा। लेकिन फिर वही बात, कौन सा डायगोनल, ये या ये, फिर वही कहूंगा कौन सा डायगोनल जो कहां से पास हो रहा हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर से कोई वर्ड अटक रहा हो तो बता दो। नो सर। किसी भी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर शब्द अटक रहा हो तो बता देना, तो कई बार कैसे समझ में नहीं आता ना। अब इसके बाद एक चीज देखें, ये तो हमने, अब ये तो हो गया आपका फिगरेटिव मेथड, ये तो फिगर हो गया भैया। अगर 4 सेंटीमीटर 5 मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दिए होंगे तो भाई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे। एंगल जो भी 50 60 70 80 90 दिया होगा उसके अकॉर्डिंग एंगल बना लेंगे, बना बनू के डायगोनल नाप लेंगे। ये कल वाला मेथड है। मान चलो इसकी लेंथ सपोज करो 8 हाई 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या बता देंगे, कल याद है कोई पूछ रहा था 150 किलोमीटर, इसके लिए क्या करेंगे, तो भाई 8 सेंटीमीटर आई, मतलब मैंने कहा 8 किलोमीटर आदमी का डिस्प्लेसमेंट है। ये भी ग्राफिकल है, लेकिन मैंने कहा था इस मेथड को हम काय के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एनालिटिकल मेथड के। इसीलिए ध्यान देखना, इसके आगे ये मेथड एक चीज बताता है, और इसके आगे ये मेथड जो चीज बताता है वो क्या बताता है, ये बताता है ये जो आपका रिजल्टेंट है। अब आते हैं इसकी दो प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले रिजल्टेंट में बताता हूं, नंबर ए मैग्नीट्यूड। इस रिजल्टेंट की जो आप वैल्यू लिखेंगे, और ध्यान से देखना मैग्नीट्यूड लिखने का कई लोगों को अब तरीका गणित में भी समझ में आ गया होगा। हमेशा क्या लिखा जाता है, मॉड। मॉड का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉडुलस भी पढ़ते हैं, मॉड इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है मॉड वेक्टर आर। वेक्टर आर का मॉड मतलब उसकी वैल्यू, और वैल्यू को अब हम वैल्यू नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहते हुए जाएंगे, मैग्नीट्यूड। अब आपको मालूम है, तो जो आप वैल्यू लेते हैं देखना, मैग्नीट्यूड इसका जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप पूछेंगे थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा मैं बता देता हूं, थीटा आपके ए और बी के बीच का एंगल है। समझ में आ गया, ये जो आपके ए और बी है इनके बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा। जो भी दिया होगा, पहले आदमी 5 किलोमीटर इधर चला, फिर अब कितना मुड़ा ये तो स्पेसिफाई करोगे ना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो जितने भी जो एंगल दिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, थीटा। पहली बात तो ये होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आपको ग्राफ से नहीं निकालनी, आप इस एनालिटिकल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। एक चीज और आदमी पूछ सकता है, चूंकि वेक्टर है, ये भी पूछा जाएगा इस आर का, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ है। रिजल्टेंट के डायरेक्शन को ध्यान से देखें, मैं रिजल्टेंट मान के चलता हूं ये कितने एंगल पे है, तो इसका एंगल है अल्फा। मैंने मान लिया इस रिजल्टेंट का कितना एंगल हो रहा है, अल्फा। अगर इसका एंगल अल्फा है तो इस अल्फा की वैल्यू आप जिस फॉर्मूले से देते हैं वो फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और ये हमेशा याद रखेंगे, when alpha is measured from, ये ध्यान रखना, अल्फा हमने किससे मेजर करना है, वेक्टर ए से। तो ये समझ में आ रहा होगा, इधर का एंगल अलग होगा, इधर का अलग होगा, उल्टा हो जाएगा। जब अल्फा नापोगे ए से तो ये ए, जिससे अल्फा नापोगे ये ए और ये बी माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्फा इधर नाप लिया तो याद रखना इसको ए मानना और इसको बी मानना, क्योंकि ए और बी पहला और दूसरा ही तो अपन मानते हैं ना, ये पहला है दूसरा, क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, क्वेश्चन में 5 और 6 दिए होंगे। तो याद रखिएगा अल्फा जिससे नापोगे उसको क्या मानना, पहला वाला, ताकि इस फॉर्मूले में वैल्यू गलत नहीं हो।
अब आप एक काम करें, पहले इतने चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ना बताएं। यस सर। नो नो सर, एक यस मिनट। सर। ले लो ले लो ले लो ले लो आराम से। और किसी को स्क्रीनशॉट हो नहीं गया आता हो सर। लेना तो मुझे बताना, तो उसका एक इलाज होगा। जिसका स्क्रीनशॉट अच्छा आया हो ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है? किसी का खराब आया हो ऐसा हो तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? क्या इतना मिल गया आपको? अब क्या शंका रह गई मैं बताता हूँ। मोटे तौर पे एक शंका आती है, बोले ये जो आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है फॉर्मूले दिए ये कहाँ से आ गए? ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कहाँ से आपने निकाल के रख दिया? कहाँ से निकाल के नहीं रखा? हम इन्हें प्रूव करेंगे, और हम प्रूव करेंगे के साथ ये भी बताता हूँ, ये प्रूव आपके एग्जामिनेशन में भी कई बार आता है कि आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लिखें और प्रूव करें। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये आपके पास सेफ है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रूव करूंगा, तो ध्यान से देखें। अब इधर इन दोनों चीजों को मैं प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, ठीक? बड़ा और साफ, ताकि आपको दिखे। चलिए देखें ध्यान से। मैं मान चलता हूँ मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, और उन वेक्टर्स को मैं एक पैरेललोग्राम की साइड से दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैंने मान लिया कोई भी दो वेक्टर थे, और उनको मैंने क्या किया है, किसी पैरेललोग्राम की साइड से दिखा दिया। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। आपको मालूम है अगर मैं ऐसा करूंगा और ये मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ये दोनों वेक्टर मेरे पैरेललोग्राम की साइड्स पर है, तो जो लॉ कहता है वो लॉ कहता है कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो किससे जाएगा? वो आपका जाएगा इस डायगोनल से जो पास हो रहा होगा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये मैंने मान लिया, सपोज करो वेक्टर ए, ये मैंने मान लिया वेक्टर बी, और ये हमने मान लिया वेक्टर आर, उनका रिजल्टेंट और ये पैरेललोग्राम। इतना लॉ तो आपको याद था, जो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आपने इनको रिप्रेजेंट किया है विद द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट कहाँ होगा? दैट विल बी अलोंग द डायगोनल। ये हमारा सीधा सा इन शॉर्ट लॉ हो गया। अब सुविधा के लिए काम करता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं मान लेता हूँ ओ, इसका नाम मान लेता हूँ ए, इसका मान लेता हूँ बी। आप कहोगे ऐसे क्यों माने? एक्चुअली ओ ए से ए दिख जाएगा, ओ बी से बी दिख जाएगा फुर्ती से। इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ये हो गया, कहाँ लिखूं? चलो यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है साफ साफ, ये पॉइंट हो गया सी। अब एक छोटा सा काम और करें, इस पैरेललोग्राम की इस साइड को हल्का सा आगे बढ़ाएं, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसको मैं मान लेता हूँ ये हो गया आपका थीटा, और सॉरी ये हो गया आपका टी। चलिए सबसे पहले इस फिगर को देखें, फिगर समझ में आ रहा है आपका? ओए हो गया, ओए हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, पैरेललोग्राम बनाया, एक साइड को हल्का सा आगे बढ़ा के मैंने एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया डी। फिगर साफ नजर आ रहा है? हाँ ना बताएं। यस सर आ रहा है। ठीक है, अब मैं पेन, चलो काला ये मैं माने चलता हूँ, ये आपका टोटल एंगल कितना बन रहा था? तो टोटल एंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टोटल एंगल था थीटा। ये ना पहले भी माना था, ए और बी के नोटेशन वही लूंगा, नोटेशन अलग नहीं लूंगा। तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम है, इसलिए आप देखिएगा ये एंगल भी कितना होगा, अगर वो थीटा है तो ये एंगल भी आपको दिख रहा होगा, ये भी कितना होगा? थीटा होगा। और एक छोटी सी बात, जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमने माना था उसका एंगल है अल्फा। तो मैं रिजल्टेंट को रेड कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे देखने में दिक्कत नहीं आए। इसका एंगल मैंने माना था अल्फा, तो अल्फा सभी को साफ साफ नजर आ रहा है, देखो पढ़ने में कि नहीं आ रहा? आ रहा है? ठीक है। यस सर। अब
शुरुआत का जो एक लाइन का डिस्क्रिप्शन है वो देखें। आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा OBCA, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। आपकी OA और OB ये वेक्टर A और B को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि डायगोनल OC आपका वेक्टर R को रिप्रेजेंट करता है। और क्या ध्यान देखना, CD आपने क्या खींचा है? नॉर्मल। तो चलो इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये अटपटा लगेगा। ये क्या है? ये हमने कह दिया CD इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन OA। ये जो आपकी OA थी उस पर मैंने आपका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब आते हैं बहुत सामान्य सी चीज पर। क्या आपको ये एंगल थीटा नजर आ रहा है? हाँ या ना बताएं, क्योंकि थोड़ा और डार्क कर दूंगा। कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है ना, ये टोटल आपका ये थीटा था, ये भी आपका कितना होगा? थीटा। तो डार्क इसलिए कर देता हूँ, ये नहीं आएगा, देख लीजिए तो आ जाएगा। किसी कोई शंका? बोलो, खुशबू कुछ कहना चाह रही है? क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया कौन क्या पूछ रहा था। आए वापस हम कहा थे, मैंने कहा था CD आपका जो है नॉर्मल ड्रॉ किया है आपने। अब मेरे फिगर पे है, क्या आपको फिगर साफ नजर आ रहा है? मैं बात करूंगा, ध्यान देखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल में बात करता हूँ ACD या ADC में। ये ट्राइंगल आपको साफ नजर आ रहा होगा। जो आप इस ट्राइंगल ADC की बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल में मैं दो छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें लूंगा। एक बार मैं लूंगा साइन थीटा और एक बार मैं लूंगा कॉस थीटा। आए देखें ध्यान से, क्या आपको साइन थीटा नजर आ रही है? इसमें साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बहुत ध्यान से देखना, आपकी बार ये दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर या अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे नहीं लगता कि 11th वाले को कोई बहुत ज्यादा ऐसा बताना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होनी चाहिए। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में होगा AC। सही है। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये भी नजर आएगा। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ, ध्यान से देखें, CD अपॉन AC। क्या आपको AC नजर आता है? AC जो है उसकी वैल्यू OB के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ या ना बताएं। यस सर। यस सर। आमने सामने साइड भैया बराबर होती है, पैरेललोग्राम में शर्त ही है। इसका मतलब ध्यान देखना, आपको जो एक महान बात पता चलेगी वो आपको पता चलेगी। चलो सीधे ही लिख देता हूँ, आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी। CD बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा OB इंटू साइन थीटा। और जरा OB देखो क्या था? क्या आपको OB दिख रहा है? ये वेक्टर B था, यानी ये लेंथ क्या बता रही है? वेक्टर B की वैल्यू बताएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा B साइन थीटा। बॉक्स इसलिए बंद कर दिया है ताकि आपको पहली वैल्यू दिखे। जिन्हें ध्यान नहीं जा रहा उनको मैं फिर बता दूं, मैंने क्या माना था? मैंने माना था OA क्या होगा? OA था मेरा मॉड वेक्टर A, या आप सिंपली कह सकते हैं A। ऐसे ध्यान देखना, OB मैंने क्या माना था? OB मैंने माना था वेक्टर B का लेंथ या वेक्टर B का डिस्टेंस, या आप उसे सिंपल में क्या कह सकते थे? B। और OC क्या था? OC भी आपको याद होना चाहिए। OC था आपका रिजल्टेंट, या हम इसको सिंपल कह सकते थे R। इसलिए हम दिखा दिया, किसी को शंका हो जाए नहीं दिख रहा एकदम से तो उसे ध्यान आ जाए, यही वेक्टर माने थे हमने। अभी आपका CD निकल गया साइन थीटा से। अब मैं एक चीज और निकालूंगा, मैं निकालूंगा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू, आ जाओ जरा cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या होगी? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा हो जाएगी बेस जो है आपके पास AD और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि फिर AC। यानी आप कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा AD अपॉन AC की वैल्यू आपको मालूम ही थी OB, तो वही की वही है। और अगर ऐसा है तो ध्यान देखो, अगली बार में हम इस वैल्यू को कह सकते हैं आपका AB इज इक्वल्स टू, AD बराबर कितना हो जाएगा? OB cos थीटा
या अगर आप और ध्यान से देखें ओ बी फिर वही बी है, यानी ये हो जाएगा आपके लिए, चलो इतनी वैल्यू को मैं एक और बॉक्स बंद कर देता हूँ, आपको देखें क्या किया ध्यान जा रहा है इस ट्राइंगल में। सिंपल फिर से एक बार देख लें, फर्स्ट स्टेप में एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपका ट्राइंगल आपको सामने नजर आ रहा है ये वाला, एक बार इसमें मैंने लगाई है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मैंने रखा सी डी बराबर कितना, और ये आपका कितना रखा, ये मैंने रखा है ए सी, और ए सी की जगह मैं रख सकता हूँ ओ बी। तो देखें सी डी अपॉन ए सी डी अपॉन ओ बी। ओ बी आपको मालूम है ये कौन था, ये वेक्टर बी था। तो सी डी की वैल्यू आपने चाहे वो बी साइन थीटा लिखें, चाहे आप लिख दें बी साइन थीटा। सेम ऐसे ही सेम पैटर्न पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसमें भी वही हाइपोटेन्यूज एसी है, एसी की जगह ओ बी रख दो। ओ बी का मतलब मालूम है बी, तो वैल्यू काय के टर्म्स में निकल आएगी, बी cos थीटा के टर्म्स में। और जैसी वैल्यू निकली ऐसे अब आप एक छोटा सा काम करें। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है? आप चले जाते हैं, ध्यान देखना, फॉर हम पढ़ेंगे फॉर ट्राइंगल ओ बी सी। आए ट्राइंगल ओडीसी को ध्यान से देखें और लगाते हैं सब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहेगी ओसी स्क्वायर बराबर होगा ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसमें किसी इसमें कोई कुछ और पूछना, ये थोड़ा बताने बैठूंगा पाइथागोरस। अगला एक स्टेप चलो और चल जाता हूँ, वैसे तो यही लिख देता हूँ, छोड़ा। ये हो जाएगा आपका ओडी स्क्वायर, और ओडी दिख रहा होगा, ओडी क्या है, ओडी है ओ ए प्लस ए डी। तो सामान्य सी ज्योमेट्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। प्लस क्या था आपका सी डी स्क्वायर। अब इतने में किसी कोई परेशानी यहाँ पर हाँ ना बताएं, किसी भी आदमी को इस लाइन में कोई परेशानी हो तो बोले फुर्ती से। है किसी का जवाब नहीं? बाल को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? सर आ रही है। यस सर। आ रही है सर। मतलब कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ ये तो मैंने कहा सामान्य यार, नाइन्थ में छोड़ा तो सेवेंथ एट इस तरह का कर दिया है ज्योमेट्री, बस अपने अपना काम एक सेकंड में चालू हो जाएगा। ओसी का मतलब आप दिख रहा है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे फिगर से देख लो, ओसी का मतलब होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा ओ ए। ओ ए का मतलब क्या था, ओ ए चाहे यहाँ से देख लो और चाहे यहाँ से देख लो, जहां से तुम्हारी इच्छा हो जाए, ए प्लस ए डी। ए डी आपका क्या था, ए डी की वैल्यू हमने निकाली थी बी कॉस थीटा, देख रही है ये रही, ये हो गया बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आपका सी डी। सी डी का मतलब था बी साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बस देखें मेरा प्रूफ हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बाकी जिन्हें दिक्कत है उनके लिए और कर देता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन कर लो भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उन्हें ये नजर आता है, क्या खास बात है इसमें, कोई मुझे बताएगा? सर सर 1 हो जाएगा सर सर वो। बी स्क्वायर को 1 हो जाएगा, बिल्कुल सर सही 1 हो जाएगा। बढ़िया। तो इसका मतलब यार देखना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और प्लस क्या है 2ab cos थीटा। इसका मतलब r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, और मुझे लग रहा है जो आपने पिछला स्क्रीनशॉट लिया था उसमें यही फॉर्मूला आपका सेम है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ किसी वैसी दिक्कत होने का सवाल नहीं, होल स्क्वायर वाला कौन पूछेगा। कर दें एक स्क्रीनशॉट फुर्ती से, और जैसी स्क्रीनशॉट लें मुझे बताइएगा कितने परसेंट बैटरी है। हो गया सर। ले लिया सभी ने? कोई डाउट? नहीं? सर अभी रुको रुको सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर। अरे तो तब से क्या कर रहा था?
यार सर बटन काम नहीं किए सर। तो हमें कोई बात नहीं, किसी से हम शेयर करा देंगे, जस्ट मामूली सी बात, ये बोल देना ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर। क्या है, बैटरी 5% बची है, जा सकती है किसी से, इसलिए इस डेरिवेशन को यही खत्म करके बस फटाक से एंड करता हूँ, नहीं तो अपने आप ही बंद हो जाएगा 1-2 मिनट में फोन। ये फुर्ती से कर देती हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक अगला और निकल जाए। अगला ध्यान देखना, एंड फॉर डायरेक्शन, इतना मैंने इसलिए लिखा रह लिया है ताकि जो वैल्यू मैं सॉल्व करूँ वो आपको ऊपर मिल जाए। जो आप डायरेक्शन के लिए जाओगे, आपको ध्यान है डायरेक्शन के लिए मैं अब जाता हूँ इस ट्राइंगल में और बहुत ध्यान है, बहुत सिंपल रखा हुआ ट्राइंगल है, फिर वही OCD, ट्राइंगल OCD। और ट्राइंगल OCD में हम चलते हैं। ट्राइंगल OCD में मैं अप्लाई करता हूँ सिंपल सी चीज, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, और जरा tan अल्फा देखो, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा जैसी आप निकालेंगे, tan थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगी CD अपॉन OD। और एक काम कर दो, क्या ऐसा नजर आ रहा है, हो जाएगी CD अपॉन OD, OA प्लस AD। इतने में किसको प्रॉब्लम है यार, जरा बताओ। और इसीलिए tan अल्फा, आ जाओ CD, दिख रहा है CD, ये हो गया B साइन थीटा, OA तो तुम्हें पता ही है, जो मैं कह रहा था, चाहे यहां से देख लो चाहे नीचे लिख दिए उससे देख लो, प्लस AD आपका क्या था, इसलिए मैंने फॉर्मूले भी प्रूव कर दिए कि आप ऐसा नहीं कहेंगे फॉर्मूले आए कहां से, तो मुझे दोनों मिल जाते हैं। अगर आपका एंगल अल्फा बन रहा है, साइन 40 से स्क्रीनशॉट ले लें, फोन जा सकता है किसी से, बस फिर 1 मिनट चर्चा और करेंगे, वैसे ही विराम दे लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें 40 से, और जिसका बटन काम नहीं करे बाद में ग्रुप में मांग लेना। सर ले लिया। ठीक आए तो अब आज की हम कहते हैं सबसे मेन काम था वो देख लें। ये आपसे कहता है अगर आपके दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से आप शो कर रहे हैं तो नंबर 1 डायगोनल होगा रिजल्टेंट, और कौन सा डायगोनल ये भी याद रखेंगे, हर कोई ऐरा गैरा डायगोनल नहीं, वो डायगोनल जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा, नंबर 1। दूसरी बात, ये तो फिगर बना के हुआ, फिगर बना के नहीं निकालेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले भी हमारे पास हैं। कौन से फॉर्मूले, इस रिजल्टेंट की वैल्यू होगी √a² + b² + 2ab cos थीटा, और कितने एंगल पर है वो एंगल दिया जाएगा tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा से। और लास्ट काम आप कहेंगे हम कैसे मान रहे हैं फॉर्मूले, ये रहा प्रूफ, और जो जानना चाहते हैं एग्जाम में क्या आता है तो उनको बता दूं, यही आता है स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ एंड प्रूव इट, या और ज्यादा लैंग्वेज बदलेगा तो क्या कहेगा, स्टेट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड गिव इट्स प्रूफ आल्सो। खत्म बात, लंबा क्वेश्चन, बात तो वही है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आज जो है फोन की बैटरी वजह से आज आपको यही विराम दे देते हैं, ठीक है। अब अगले टर्न में मुलाकात होगी आपसे। सर आप इसकी शीट भेजोगे सर? बिल्कुल भेजेंगे बेटा, क्यों नहीं भेजेंगे।